Hello everyone. Today we will discuss concept of cash flow statement. आज हम रोकड़ प्रवाह का अर्थ समझेंगे, क्या इसकी अवधारणाएं। देखिए, रोकड़ प्रवाह विवरण या रोकड़ बहाव विवरण एक निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला विवरण है। रोकड़ का अर्थ है यहाँ पे रोकड़ या रोकड़ तुल्य जो कैश इक्विवेलेंट होता है, जबकि यहाँ बहाव मीन्स फ्लो का अर्थ होता है रोकड़ की प्राप्ति एवं प्रयोग। इस प्रकार कैश फ्लो स्टेटमेंट को रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतान के ऐसे सारांश के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जो एक निश्चित लेखांकन अवधि में किसी उपक्रम में चिट्ठे एवं लाभ हानि खाते की सूचनाओं के आधार पर रोकड़ की प्राप्ति और प्रयोग को दर्शाता है तथा रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच मिलान करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं रोकड़ बहाव विवरण किसी उपक्रम की रोकड़ की स्थिति में परिवर्तनों के कारणों को स्पष्ट करता है। जिन व्यवहारों से रोकड़ स्थिति में वृद्धि होती है उन्हें कैश इनफ्लो मीन्स रोकड़ अंतर्वाह कहा जाता है, और जिन व्यवहारों से रोकड़ में कमी आती है उन्हें कैश आउटफ्लो मीन्स रोकड़ बहिर्वाह कहा जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रेफरेंस में रोकड़ के प्रवाह की 3 मुख्य क्रियाएं, जिसमें परिचालन क्रियाएं, विनियोजन क्रियाएं और वित्तीय क्रियाओं में क्लासिफाइड करके दिखाया जाता है। यहाँ पे ये भी उल्लेखनीय है कि रोकड़ प्रवाह विवरण को रोकड़ में परिवर्तनों के कारणों का विवरण, स्टेटमेंट अकाउंटिंग फॉर वेरिएशन इन कैश, या इसको रोकड़ आधार पर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन का विवरण कहा जाता है। इसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन कैश बेसिस भी कहा जाता है। रोकड़ किसी भी व्यवसाय का जीवन रक्त होता है, यह कैसी लाइफलाइन होती है, और रोकड़ का उचित एवं सतत प्रवाह व्यवसाय के सफल संचालन के लिए आवश्यक होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण से काफ़ी बेनिफिट होते हैं। इससे हमें एनालिसिस ऑफ कैश पोजीशन, इससे रोकड़ की स्थिति का विश्लेषण कर सकते हैं। रोकड़ बहाव विवरण में जो फर्म होती है उस फर्म में रोकड़ शेष की कमी या वृद्धि के कारणों को स्पष्ट करता है। कुछ कंडीशन में ऐसा भी हो सकता है कि अधिक प्रॉफिट होते हुए भी रोकड़ शेष में कमी आ जाए, या कम लाभ होते हुए भी रोकड़ का शेष बढ़ जाए। रोकड़ बहाव विवरण इस स्थिति को स्पष्ट करने में हेल्पफुल होता है। रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन रोकड़ विनियोजन एवं प्रबंधन में भी हेल्प करता है। रोकड़ प्रवाह विवरण अल्पकालीन वित्त विनियोजन और प्रबंधन की एक उपयोगी आधार होता है। रोकड़ बहाव विवरण रोकड़ की कमी या आधिक्य की स्थिति को स्पष्ट करता है, जिसके आधार पर फर्म आधिक्य रोकड़ के अल्पकालीन विनियोग या रोकड़ की कमी के लिए अल्पकालीन साख का प्रबंध कर सकता है। रोकड़ प्रवाह विवरण तरलता का मूल्यांकन करता है। तरलता का मीन्स होता है चालू दायित्वों को समय पर पेमेंट करने की एबिलिटी। रोकड़ प्रवाह विवरण फर्म की लिक्विडिटी को अच्छे तरीके से क्लियर करता है, और इसलिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा किसी फर्म की तरलता के विश्लेषण में रोकड़ बहाव विवरण का प्रयोग किया जाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण विभिन्न क्रियाओं से रोकड़ बहाव का विश्लेषण करता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अनुसार बनाए जाने वाले रोकड़ बहाव विवरण में परिचालन क्रियाओं, विनियोजन क्रियाओं और वित्तीय क्रियाओं से होने वाले रोकड़ बहाव को अलग अलग दिखाया जाता है। इससे रोकड़ बहाव की दिशा में स्पष्ट जानकारी मिलती है और रोकड़ बहाव को उचित बनाए रखने का मार्गदर्शन मिलता है। रोकड़ बहाव विवरण के आधार पर विभिन्न उपक्रमों की
परिचालन कुशलता की तुलना और मूल्यांकन इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि समान व्यवहारों के लिए विभिन्न लेखांकन रीतियां अपनाने का प्रभाव इस विवरण में समाप्त हो जाता है। रोकड़ बहाव की ऐतिहासिक सूचनाएं। भविष्य में रोकड़ बहाव की राशि, समय और निश्चितता के महत्वपूर्ण इंडिकेटर होते हैं। इसके आधार पर पास्ट में किए गए रोकड़ बहाव की सत्यता को जांचने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। रोकड़ बहाव विवरण की सहायता से अनेक पॉलिसीज़ जैसे दीर्घकालीन ऋणों का भुगतान करना हो या स्थायी संपत्तियों का विस्तार करना हो या डिविडेंड घोषित करना हो, तो इनके निर्धारण में काफ़ी हेल्पफुल होता है। रोकड़ बहाव विश्लेषण के आधार पर विनियोक्ता, ऋणदाता और अन्य बाहरी पक्ष कंपनी की वित्तीय स्थिति का एनालिसिस करते हैं और उसमें विनियोग करने या ऋण देने के संबंध में डिसीजन लेते हैं। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में अंतर की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कोष की संकुचित धारणा, मतलब केवल रोकड़ या रोकड़ तुल्य पर आधारित होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट कोष की ब्रॉड कॉन्सेप्ट को दिखाता है जो कार्यशील पूंजी पर आधारित होता है। रोकड़ बहाव विवरण लेखांकन में रोकड़ के आधार पर बनता है, जबकि फंड बहाव विवरण लेखांकन के एक्यूरल बेस पर बनाया जाता है। ये कह सकते हैं रोकड़ बहाव विवरण के लिए उपार्जन आधार पर प्राप्त समंकों को रोकड़ आधार पर परिवर्तित किया जाता है। फंड बहाव विवरण में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण अलग से तैयार करते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन में बनाया था। लेकिन रोकड़ बहाव विवरण में ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अलग से प्रिपेयर नहीं किया जाता। रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ के शेषों में जो परिवर्तन आते हैं उसके कारणों को दिखाया जाता है, जबकि फंड बहाव विवरण में वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुए हैं उसमें होने वाले कारणों को क्लियर किया जाता है। रोकड़ बहाव विवरण में रोकड़ के प्रारंभिक और अंतिम शेषों को दिखाया जाता है। इस पीरियड में रोकड़ में क्या वृद्धि हुई, क्या कमी हुई, उस राशि के साथ मिलान किया जाता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में रोकड़ शेषों को वर्किंग कैपिटल के स्टेटमेंट में ही दिखाया जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है वो अल्पकालीन वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयोगी होता है, जबकि फंड फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है वो दीर्घकालीन वित्तीय विश्लेषण के लिए उपयोगी माना जाता है। रोकड़ बहाव विवरण एक लेखांकन ड्यूरेशन में व्यवसाय में परिचालन, विनियोजन और वित्तीय क्रियाओं से रोकड़ पर पड़ने वाले प्रभाव को केंद्रित करता है, जबकि फंड फ्लो की बात करें तो ये उस अवधि में कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, वित्तीय लेखांकन प्रमाप बोर्ड अमेरिका और सेबी सभी ने व्यवसाय की तरलता के विश्लेषण की दृष्टि से रोकड़ भाव विश्लेषण को फंड भाव विश्लेषण से अधिक उपयोगी माना है। रोकड़ बहाव विवरण अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। ICAI ने जून 1981 में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के संबंध में निर्गमित किया था। अब उसके प्लेस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट को निर्गमित किया है। ये मानक जो आदेशात्मक है, ये लेखा मानक एक संस्था के रोकड़ और जो रोकड़ तुल्य होते हैं कैश इक्विवेलेंट ऐतिहासिक परिवर्तनों के विषय में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ये सूचना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर दी जा सकती है, जिसमें रोकड़ बहावों का संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाओं में इसको क्लासिफाइड किया जाता है। स्कंद टिप्पणी में सूचन के लिए ये आदेशात्मक बना दिया गया है। जो संस्था लिस्टेड है, मतलब सूचीबद्ध है या सूचयन के लिए आवेदन दी हो, उसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना होगा। ये स्टैंडर्ड अन्य सभी वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए भी आदेशात्मक है, जिसकी बिक्री एक लेखांकन अवधि के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक हो
तो यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है कि जहाँ सूचीबद्ध संस्थाएं केवल प्रत्यक्ष विधि द्वारा ही रोकड़ बहाव विवरण तैयार करेंगी, अन्य संस्थाएं अपनी इच्छानुसार डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट किसी भी मेथड द्वारा कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकती हैं। चूँकि कंपनी अधिनियम की जो धारा है 211 में केवल लावानी खाता और चिट्ठा से संबंधित लेखांकन मापों का पालन करने के लिए ही निर्देश दिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को धारा 211 और धारा 227 3D के लिए विशिष्ट लेखांकन मानक नहीं समझा जाता था। हालांकि 50 करोड़ से अधिक बिक्री वाली संस्थाओं के लिए इसे आदेशात्मक कर दिया गया। ICAI के सदस्यों का ये दायित्व है कि इस आदेशात्मक मानक का पालन करें, भले ही कंपनी अधिनियम में इसे विशिष्ट प्रमाप न माना गया हो। सितंबर 2003 की बैठक में ICAI ने ये घोषित किया कि 1/4/2002 से प्रारंभ होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 विशिष्ट प्रमाप होगा। रोकड़ बहाव विवरण को प्रेजेंट करने के लिए हमें उसको संचालन, विनियोग और वित्तीय क्रियाओं में क्लासिफाइड करना चाहिए। एक संस्था संचालन, विनियोग तथा वित्तीय क्रियाओं से अपने रोकड़ बहाव को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती है जो कि उसके व्यापार के लिए सबसे अधिक सूटेबल हो। क्रियाओं के अनुसार रोकड़ बहाव का वर्गीकरण उपयोगकर्ताओं को इस प्रकार की इंफॉर्मेशन देता है जिससे कि वे संस्था की वित्तीय स्थिति पर उक्त क्रियाओं के प्रभाव की जांच कर सकें और रोकड़ तथा रोकड़ इक्विवेलेंट की जो राशि है उसकी कैलकुलेशन कर सकें। इन सूचनाओं को विभिन्न क्रियाओं में संबंध का मूल्यांकन करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। किसी एकल व्यवहार में भी ऐसे रोकड़ भाव सम्मिलित हो सकते हैं जिनका क्लासिफिकेशन विभिन्न प्रकार से किया गया हो। जैसे जब किसी संपत्ति को खरीदने के संबंध में कोई प्रीमियम चुकाया जाता है तो उसमें ब्याज और मूलधन सम्मिलित हो सकता है। इस कंडीशन में ब्याज के तत्व को वित्तीय क्रियाओं में क्लासिफाइड किया जाएगा और मूलधन का जो तत्व है उसको विनियोग क्रियाओं में क्लासिफाइड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।